हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम। आज हम जब चैप्टर में एक मेन टॉपिक जो बाकी रह गया है वो हम लर्न कर लेते हैं। ठीक है, आपका टॉपिक है इवोपरेशन। तो यहाँ पे इवोपरेशन में क्या होता है, हमें भी पता है कि कोई वाटर होता है और उसका टेम्परेचर बढ़ जाए तो वाटर के क्या होता है, वो एयर में इवोपरेट हो जाते हैं, यानी वातावरण में चले जाते हैं। तो इसको बोलते हैं इवापोरेशन। ये जो प्रोसेस है हमको पता है कि ये ट्री में भी होती है। अब ये जो इवापोरेशन है उसमें एक इजी सा एग्जांपल मैं आपको दूँ कि अगर मान लीजिए हम अपनी टेरेस पे वेट क्लॉथ्स होते हैं, वो हम भीने कपड़े वो हम टेरेस पे सुखा रहे होते हैं, तो हम उसको अगर खुले से रखें, नज़दीक नहीं रखते, हम उसका स्प्रेड करके रखते हैं, तो क्या होता है कि जो वेट क्लॉथ्स होते हैं वो जल्दी से सूख जाते हैं। तो वाटर के जो पार्टिकल्स है उसका क्या होता है, वाटर के जो पार्टिकल्स है उसका इवोपरेट हो जाते हैं और जो पार्टिकल्स है वो इजीली मूविंग कर सकते हैं। जब जब वाटर की सरफेस है, जब जब उसके पार्टिकल्स की स्पीड बढ़ेगी तब तब उसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी बढ़ेगी। अब हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन। उसके फैक्टर्स क्या क्या है, बहुत ही इजी है, हम एक बार समझ लेते हैं। यहाँ पे एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, मैंने जो आपको बताया कि we know that evaporation is a surface phenomena is the surface area is increased, the rate of evaporation increases। अब क्या होता है कि जो evaporation होता है वो सरफेस पे जो जो भी प्रोसेस होती है वो सरफेस पे होती है, और जब जब किसी भी चीज़ का एरिया जब जब इंक्रीज होगा, एरिया जब जब बढ़ जाएगा, तब तब इवापोरेशन का रेट है वो भी बढ़ जाएगा। इसलिए हमें यहाँ पे हमने एग्जांपल है कि इसलिए हम जब वेट क्लॉथ्स हम सुखाते हैं टेरेस पे तो हम उसको स्प्रेड करते हैं, इसलिए जल्दी से सूख जाते हैं। दूसरा है एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। With the increase of temperature, more number of particles get enough kinetic energy to get into the vapor state। यहाँ क्या होता है कि जब जब टेम्परेचर बढ़ेगा तब तब उसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो उसको पूरी मात्रा में प्राप्त होगी और उसका जो वेपर स्टेट है वो उसमें धीमे धीमे कन्वर्ट हो जाएगा। जब जब टेम्परेचर बढ़ेगा तब तब हमको भी पता है कि अगर हम पानी गर्म करते हैं गैस पे तो क्या होता है कि पानी की बाष्प हो जाती है, इसलिए वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी या मीन इट मीन्स भेज। अब ह्यूमिडिटी में क्या होता है कि ह्यूमिडिटी इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। हवा में जो वाटर का जो वेपर का अमाउंट होता है, वाटर वेपर का, तो वो जो अमाउंट है उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी। The air around us cannot hold more than a definite amount of water vapor at a given temperature. If the amount of water in air is already high, the rate of evaporation decreases। इसमें ऐसा कह रहे हैं कि मान लीजिए कि अगर एयर में जो वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उसकी जो मात्रा है वो पहले से ही अगर ज़्यादा होगी तो जो इवोपरेशन का रेट है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वाटर के पार्टिकल्स पहले ही मौजूद है। और द लास्ट वन एन इंक्रीज इन विंड स्पीड। ये हमें भी पता है कि अगर विंड स्पीड है वो तेज़ी से अगर बढ़ रहा है, हम टेरेस पे कपड़ा सुखा रहे हैं और तेज़ी से पवन आ रहा है, तो तेज़ी से पवन के रीज़न से क्या होगा कि जो वेपर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो विंड के साथ कहीं दूर चले जाते हैं, यानी एयर में चले जाते हैं, और जो वाटर वेपर की जो मात्रा है वो
कम हो जाएगी यानी डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ तक हम ये आईएमपी टॉपिक था इसलिए हमने ले लिया। ये आपको एक बार अच्छे से लर्न करना है, ठीक है। अब फ्रेंड्स, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 5, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब हमें लाइफ के जो फंडामेंटल है वो हमें स्टडी करने हैं। अभी हम इस चैप्टर में हम सब बेसिक ही लर्न करेंगे, यानी डिफरेंट टॉपिक हम ले लेंगे और जो बेसिक है वो हम लर्न कर लेंगे। अब पहले मैं बता दूं कि हमारा जो बॉडी है वो किससे बना होता है। बॉडी है वो सेल से बना होता है। सेल मीन्स, मान लीजिए कि आपको अगर किसी भी जगह चोट लगी है, छोटी से छोटी जगह, और आपकी जो स्किन है वहाँ पे कुछ लगा हुआ है, तो अगर वो स्किन वहाँ से कुछ लगा और वो स्किन वहाँ से निकल गई है तो वहाँ पे बहुत सारे सेल्स होते हैं, वो सब क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, इसलिए हमें ब्लड निकलता है। और जब हमारा घाव है वो भर जाता है तो सेल वापस बन जाते हैं और फिर जो स्किन है वो फिर से वापस आ जाती है। तो ये है सेल के बारे में। अब जो सेल है, हमको यहाँ पे सिर्फ एक ही बात याद रखनी है कि सेल का जो ऊपर का जो लेयर होता है, आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है, उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, याद रखिए, या आप उसको सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट्स द कंटेंट्स ऑफ द सेल। सेल के जो कंटेंट्स है वो उसको अलग रखता है, तो वो जो आउटर मोस्ट जो ऊपर का लेयर है उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब जो सेल होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक है प्रोकार्योटिक सेल और दूसरा है यूकार्योटिक सेल। अब मैं आपको सिंपल सा कह रहा हूँ कि प्रोकार्योटिक सेल किसको कहते हैं, जो साइज में छोटे होते हैं, और यूकार्योटिक है वो साइज में बड़े होते हैं। देखिए यहाँ पे पहली एक की साइज है वो दी गई है माइक्रोमीटर में, दी गई है 1 से 10 माइक्रोमीटर, और जो लार्ज वाले यूकार्योटिक है उसकी साइज दी गई है 5 से 100 माइक्रोमीटर। तो ये स्मॉल है और ये बड़े हैं। अब यहाँ पे लिखा है न्यूक्लियर रीजन। अब देखो यहाँ पे ब्लैंक्स है, अब वो मैं आपको बता दूँ। पहले हम यूकार्योटिक में रीड कर लेते, क्या लिखा है कि जो न्यूक्लियर रीजन होता है, न्यूक्लियर रीजन मीन्स क्या, कि अगर कोई भी सेल है तो उसमें जो बीच में जो छोटा वाला भाग होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। तो वो जो न्यूक्लियर रीजन है, अब क्या होता है कि जो बीच वाला छोटा भाग होता है उसके ऊपर लेयर होते हैं, दो टाइप के लेयर होते हैं। तो वो जो लेयर होते हैं उसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो यूकार्योटिक में प्रेजेंट है, और हम लिख सकते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो एब्सेंट है। प्रोकार्योटिक में क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है और उसमें प्रेजेंट है। क्रोमोसोम्स सिंगल, देखिए यहाँ पे कई तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं और यहाँ पे सिर्फ एक ही टाइप के होते हैं प्रोकार्योटिक में, और यहाँ से एक से ज़्यादा होते हैं। और लास्ट में हमको बताया गया है कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो पटल होते हैं यानी मेम्ब्रेन होते हैं तो उसके बाहर छोटी छोटी अंगिका होती है, यानी उसको बोलते हैं मेम्ब्रेन बाउंड। तो वो क्या होती है, एब्सेंट होती है, और सामने जो मेम्ब्रेन बाउंड है वो प्रेजेंट होती है। तो ये डिफरेंस आपको लर्न करना है। अब यहाँ पे देखिए एक और टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है ER। ये हम डिटेल में लर्न करेंगे, लेकिन अभी के लिए सिर्फ ये फुल फॉर्म याद रखिए। अब यहाँ पे जो एक अच्छा सा टॉपिक है वो है गोल्जी एपरेटस। अब गोल्जी एपरेटस क्या है, सबसे पहले हमें कहा गया है कि द गोल्जी एपरेटस फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कैमिलो गोल्गी। एक अच्छा सा साइंटिस्ट था, उसका नाम था कैमिलो गोल्गी, उसके द्वारा ये
फाउंड किया गया था, डिस्क्राइब किया गया था। कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड vessels arranged approximately parallel to each other in stacks called cisterns। अब इसमें क्या होता है कि जो उसकी जो बीच में जो विसल्स होती है या इसमें वो छोटी छोटी होती है, तो वो क्या होती है, एक दूसरे से पैरेलल होती है, और जो एक दूसरे से पैरेलल होती है उसको बोलते हैं सिस्टर्न। तो ये हमें याद रखना है। These membranes often have connection with the membrane of ER and therefore constitute another portion of a complex cellular membrane system। अब मैंने जो आपको अभी कहा कि ER, ठीक है, अभी आपको बताया उसका फुल फॉर्म है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो क्या होता है कि जो सब पटल होते हैं, वो जो मेम्ब्रेन होते हैं वो सब ER से कनेक्ट होते हैं, इसलिए वो ये गोल्जी एपरेटस का पार्ट है। द मटीरियल सिंथेसाइज्ड नियर द ER इज पैकेज्ड एंड डिस्पैच्ड टू वेरियस टारगेट्स इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल थ्रू गोल्जी एपरेटस। अब यहाँ पे गोल्जी एपरेटस द्वारा क्या किया जाता है कि गोल्जी एपरेटस के द्वारा जो ER होते हैं उसके द्वारा जो अंदर का जो मटेरियल होता है, तो मटेरियल को अंदर या बाहर लाना होता है, उसका यही वर्क होता है कि कोई भी सेल है तो उसको अंदर आने के लिए परमिशन देनी पड़ती है और उसको सेल से बाहर जाने के लिए भी परमिशन देनी पड़ती है। तो वो सब वर्क है वो किसके द्वारा किया जाता है, गोल्जी एपरेटस के द्वारा। इट्स फंक्शन इंक्लूड द स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन vessels। In some cases complex sugar may be made from simple sugars in the Golgi apparatus। The Golgi apparatus is also involved in the formation of lysosomes। यहाँ पे आपको फिगर भी दी गई है। अब क्या करते हैं कि उसमें जो प्रोडक्ट जो बनती है उसको स्टोरेज करना होता है, और वो स्टोरेज कौन करता है, गोल्जी apparatus। और कई किस्से ऐसे भी होते हैं कि अगर जो शुगर होती है वो सिंपल शुगर भी होती है और जिसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स शुगर। हाँ, कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल से कॉम्प्लेक्स में ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये जो वर्क है, ये जो प्रोसेस है, ये गोल्जी एपरेटस के द्वारा किया जाता है। अब एक और मैं आपको कह रहा हूँ, यहाँ पे जो टॉपिक है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, वो एक तरह का पावर हाउस है सेल का। देखिए, हम दिन में कई सारा काम करते हैं, ठीक है, तो हमको उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत तो होती है। तो एनर्जी सेव जो होती है हमारे बॉडी में, तो ये उसमें जो सेव होती है उसमें जो बहुत बड़ा जिसके द्वारा हम कर सकते हैं वो है माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा, ठीक है। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल्स एक्टिविटीज नीडेड फॉर लाइफ इज रिलीज्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। जो भी एनर्जी जो सेव होती है वो एटीपी के फॉर्म में सेव होती है। अब एटीपी क्या है, उसका फुल फॉर्म हमें याद रखना है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में जो एनर्जी है वो माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा मुक्त होती है और उसको बोलते हैं एटीपी। द बॉडी यूजेज एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी फॉर मेकिंग न्यू केमिकल्स कंपाउंड एंड फॉर मैकेनिकल वर्क। हमें कोई भी केमिकल या कोई भी वर्क करना है तो एनर्जी कहाँ होगी, एटीपी के स्टोर में। माइटोकॉन्ड्रिया हैव 2 मेम्ब्रेन कवरिंग्स इंस्टेड ऑफ जस्ट 1। यहाँ पे जो उसका जो बाहरी लेयर होता है वो 2 लेयर होता है, एक की जगह 2 मेम्ब्रेन होता है। द आउटर मेम्ब्रेन इज वेरी पोरस वाइल द इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड। अब यह क्या है कि जो बाहर का आउटर लेयर होता है वो छिद्र वाला होता है और जो इनर है, जो अंदर वाला है, वो काफ़ी डीप होता है। और वो क्या होता है कि अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शंस। वो जब केमिकल रिएक्शन होते हैं तब एटीपी के
प्रोडक्शन के लिए हमें केमिकल रिएक्शन हमें करनी चाहिए। माइटोकॉन्ड्रिया आर स्ट्रेंज organelles in the sense that they have their own DNA and ribosomes. Therefore, mitochondria are able to make some their own proteins. इसका मतलब ये है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो खुद में खुद प्रोटीन अपने खुद बनाता है, वो उसकी कैपेसिटी है, और उसमें डीएनए भी होते हैं, उसमें रिबोसोम्स भी होते हैं। तो ये था माइटोकॉन्ड्रिया। अब अगर हमने सब बेसिक टॉपिक है वो लर्न कर लिया है, जो भी टॉपिक बाकी है वो हम डिटेल में एक्सप्लेन हम करेंगे और लर्न भी करेंगे। यहाँ पे आप फिगर भी देख लीजिए, ठीक है। ये फिगर तो आपको अपनी बुक में ड्रॉ कर लेनी है अच्छे से, और अच्छे से सब नेम है वो याद रखने हैं, सिर्फ ड्रॉ करनी है, बाकी मैं आपको डिटेल में सब लर्न कराऊंगा, ठीक है। थैंक यू।